स्वतःला आणि याची काळजी घ्या की मॅमला डिस्टर्ब होणार नाही. हे चुकून होतं, कुणी मुद्दाम करणार नाही, पण आपण काळजी घ्यायची की चुकून आपलं बटन दाबलं जातं. येस मास्टर्स, सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे आचार्य सांगत्यावरती. आपल्यासाठी लाभलेला आहे सरोज मॅम. आज आपला त्यांच्याबरोबर चौथा दिवस आहे. यस मैम, आज अपना चौथा दिन है आपके साथ. तो आज कौन सा सब्जेक्ट खुलने वाला है? खुलजा सिम सिम. खुलचा सिम सिम। देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, तो बहुत बढ़िया तरीके से, पता नहीं यूनिवर्स ने ही सेलेक्ट किया है, एकदम फटाफट फटाफट मैं लिखते चली गई और देख रही हूँ तो वो सिंक्रनी में है अपने आप में। अच्छा, हाँ। यस मैम, आपका स्वागत है और आप शुरू कर सकते हो मैम. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत सभी आत्मबंधुओं को आत्मवंदन और बहुत सारा प्यार। और देखिए, जो मिरेकल हम लोगों के साथ हो रहा है उसको हम अवेयरनेस से देखेंगे। जो ये वर्कशॉप चल रहा है, ये यूनिवर्स का बहुत बड़ा प्लान है, क्योंकि जो विषय हम तक पहुंचने हैं या हमारे अंदर जो बदलाव आने हैं स्टेप बाय स्टेप, उसी तरह के टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और जो ऊर्जा हमें मिल रही है ध्यान से, उसकी तरफ अगर आप ध्यान देंगे कि रोज रोज उसी ऊर्जा से कंटिन्यूस, इसलिए वर्कशॉप्स का अहमियत बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स। 40 डेज़ वर्कशॉप्स, 108 डेज़ वर्कशॉप्स हो रहे हैं आजकल ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि एक वर्कशॉप में आप निरंतर निरंतर जुड़ते रहें। तो हमने पहले दिन गणेश जी से शुरू किया कि गणेश जी क्या हैं, देखा हमने, फिर हमने पितृओं को समझा, कल हमने अपने गर्भ को समझा, हम जिस गर्भ से हमारी उत्पत्ति होती है उस गर्भ को समझा। तो आज का विषय क्या है देखते हैं। तो सर्वप्रथम हम सबके गुरु, प्यारे गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह डॉक्टर सुभाष पत्री सर और गुरु माता स्वर्णमाला पत्री मैडम, उनका स्मरण करते हुए, उनको कोटि कोटि नमन करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का विषय है इनर चाइल्ड। ये तो हमने कई बार सुना होगा और कई सेशंस में आपने अटेंड भी किया होगा। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ, देखते हैं कितना हम समझे हैं और कितना मैं आपको बता पाती हूँ। क्योंकि ये जो नॉलेज मिलने के बाद से मैंने हर दिन अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किया है, अपने आप को समझने की ही कोशिश की है हर बार। तो ये सारे पॉइंट्स जो हम समझ रहे हैं, ये हमारे लिए उपयोगी कैसे हैं मालूम है? क्योंकि हम तो हैं स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। तो हमको साइंटिस्ट को क्या करना है? लैब में अलग अलग तरीके के प्रयोग करने हैं। तो हमें भी ये सारी बातें समझ के अपने ऊपर प्रयोग करना है। हमें समझना है अपने आप को। मैं कौन हूँ, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न था। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानियों ने पूछा, समझा, जाना, लेकिन हम सिर्फ उतना प्रश्न करके खुश नहीं हो सकते। हमें लेयर बाय लेयर अपने आप को खोलना है, तब जाके पता चलेगा मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और मैं ऐसा क्यों हूँ। तो इनर चाइल्ड क्या है? ये इनर चाइल्ड, एक मजे की बात बताऊं, सब अपने आप को देखिए, आप कितने उम्र के हैं। जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो आपको कैसा लगता है कि मैं कितने साल का हूँ या कितने साल की हूँ? जब हम शीशे में देखते हैं तभी पता चलता है, अरे बाप रे, मेरे को इतना एज हो गया, मेरे तो झुर्रियाँ निकल रही हैं, मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं। शीशे में देखने से मालूम पड़ता है। लेकिन जब हम अपने साथ रहते हैं तो हम किस उम्र के फील करते हैं, महसूस करते हैं। हम उस एज में अटके हुए होते हैं, हम वहीं पे बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, इसलिए हम उस एज में। कोई बहुत बच्चा बनना चाहता है, इसलिए वो 10 साल के बच्चे की तरह ही बिहेव करेगा। किसी को लगता है मैं 25 साल का हूँ, किसी को लगता है कि मैं और ज़्यादा, मतलब छोटे बच्चे होते हैं वो बूढ़ों की तरह बात करते हैं, उनको लगता है कि मैं 50 साल का हूँ। 10 साल के बच्चे को लगेगा वो मैं 50 साल का हूँ, वो मैच्योर्ड फील करता है। तो वो है आपका इनर चाइल्ड।
उसकी जो एज है, जो आप महसूस करते हैं, वो बच्चा है जहाँ पे कहीं पर आप फंसे हुए हैं। तो क्या ये सिर्फ कुछ लोगों के साथ ही होता है? बिल्कुल नहीं, हर के साथ होता है, हर एक इंसान के साथ ये होता है। आप कौन कौन से एज में गुजरे, और आज बैठकर अगर आप बात करेंगे कि किस किस एज में क्या हुआ, बताओ कितने इंसिडेंट हम बता सकते हैं। एक दिन में तो हजारों बातें होती हैं और कई साल बीत गए। लेकिन हम जब गिनती में बैठ के अपने फ्रेंड्स के साथ या ऐसे एक सेशन में बात करने का मौका मिलता है, तो ओ जब मैं 5 साल की थी, जब मैं 12 साल का था, ओ जब मैं वहाँ पे गया था, मतलब एक आध ही इंसिडेंट बहुत ज़्यादा हमारी मेमोरी बुक में रिकॉर्डेड है, क्योंकि उस समय की बातें वो हमारे बहुत क्लोज रहा है, हमारे दिल के या हमारे आत्मा की। उसने हमारे ऊपर बहुत बड़ा छाप छोड़ रखा है। और कुछ इंसिडेंट, कुछ संगठन ऐसे हम भूल जाते हैं, घटनाएं, कुछ घटनाएं हम भूलना चाहते हैं, याद नहीं करना है मुझे, वो याद मत दिलाओ। कुछ घटनाएं हम याद करके बता बता के खुश होते हैं। बच्चे भी सुन सुन के बोर हो जाते हैं कि क्या है मम्मी, बार बार वही बातें सबको बताते रहते हो, क्योंकि वो बातें याद करने पर हम बहुत खुश होते हैं। और कुछ बातें हैं कि गलती से भी कोई याद दिला दे तो बोलते प्लीज़ याद मत दिलाओ, वो बातें हम भूलना चाहते हैं। और कुछ बातें हैं ना बोली जाती हैं, ना कही जाती हैं, ना हम सोच भी सकते हैं, लेकिन वो हमारे आत्मा के ऊपर बहुत बड़ा ठप्पा छोड़ के जाती हैं। बहुत ही, जैसे जानवरों के बदन पे वो गरम करके निशान छोड़ते हैं ना, ऐसा एक बुरा निशान या अच्छा निशान, कुछ भी हो सकता है। कुछ घटनाएं हमारे ऊपर ऐसे निशान छोड़ जाती हैं जो हमारी ही प्रकृति बन जाती है, हमारी प्रवृत्ति बन जाती है, हम वो बन जाते हैं उसकी वजह से, उन घटनाओं की वजह से। जैसे कि अगर मैं डरपोक हूँ, अगर मैं किसी से बात नहीं करता हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ, या मुझे अंधेरे से डर लगता है, या मुझे ऊंचाई से डर लगता है, या मैं पढ़ के याद नहीं रख पाती हूँ, या मैं किसी पे विश्वास नहीं करती हूँ, ऐसे अपने आप को आप अगर चेक करेंगे, आपके अंदर जो कुछ गुण हैं वो किसी एक घटना की वजह से वो आपका बन के रह गया, आपके साथ सदा के लिए चिपक के रह गया। आप वो बन गए, वो जो अनुभव उस समय पे आपको मिला था, आप उसको इतना आपके अंदर तक उसको समा लिया है कि आप वो बन गए हो। तो ये होता है आपका इनर चाइल्ड, यानी कि आपके अंदर का एक मासूम सा सच्चा वाला जो अस्तित्व है ना, सबके अंदर होता है। बताते हैं इंसान के 3 रूप होते हैं। जापानीज में कहावत है कि इंसान के 3 रूप होते हैं। एक वो जो वो सबके सामने अपने आप को दिखाता है, एक वो जो अपने वो फैमिली के साथ ही दिखाता है, और तीसरा रूप मालूम है, वो किसी को नहीं दिखाता है, वो उसके पास रहता है, वो कुछ बातें किसी को नहीं बताता है, वो उसका अपना असली रूप है। हर कोई अपना पूरा असली रूप किसी के सामने, अपने घर वालों के, पति के, बच्चों के, किसी के सामने, क्लोज फ्रेंड भी होते हैं उनके पास साथ भी थोड़ा सा सीक्रेट मेंटेन करते ही हैं। ये हमारे कुछ रूप होते हैं। तो चलिए देखिए कि ये जो इनर चाइल्ड हमारे ऊपर जो प्रभाव छोड़ के जाते हैं, इनको हम कुछ पॉइंट्स में समझते जाते हैं, क्योंकि ऐसे ही बात करेंगे ना तो कहानी की तरफ फिर भूल जाएंगे कि क्या क्या हमने डिस्कस किया। वन पॉइंट बोलते जाएंगे। एक और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, हमारे वर्कशॉप में जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप सबको लग रहा है कि बहुत ही अच्छा टॉपिक डिस्कस हो रहा है, तो क्या आप एक बुक मेंटेन कर सकते हो ताकि आप पॉइंट्स नोट डाउन करो, प्रश्न हो तो वहाँ पे लिखो, अनुभव हो तो उसके साथ वो भी लिखो।
उस दिन का जो भी होगा वो पूरा एक पेज में होगा। कल को आप खुद कहीं और सेशन लेंगे, ये बातें आपको बहुत ही हेल्प करेगा। या फिर आप किसी को कुछ समझाना चाहते हैं या फिर एक बार और रिवाइज करना चाहते हैं, तो ऐसा कीजिए, एक बुक मेंटेन करके आप लिखिए। तो चलिए अभी इसको पॉइंट वाइज समझते हैं, कुछ 10 पॉइंटों में। मैंने भी अच्छे से 10 पॉइंट ही बना लिए ताकि मैं तरीके से बात कर सकूं, नहीं तो कुछ बात करते करते कुछ और याद आ जाता है, उसमें जोड़ के मेला सा लग जाता है यहाँ पे, भावनाओं का, विचारों का, कहानियों का। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखते हैं कि ये जो इनर चाइल्ड है हमारे अंदर का, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव ना घर से ही होते हैं। माता पिता किस तरह के विचार और स्वभाव हमारे अंदर कर बनाते हैं, वो हम बनते चले जाते हैं, अपना अस्तित्व खो देते हैं, या वो उस तरह का प्रोग्रामिंग होने लगता है। तो पहला रूल देखते हैं क्या है, जो बचपन से सबसे पहले माँ बाप का अधिकार कहाँ पे दिखाते हैं हम बच्चों पे, मालूम है? हम किसी को चुप नहीं करा सकते, अपने बच्चों को आराम से चुप करा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, बच्चा बोलता है तो उसको चुप बैठो, चुप बैठो, चुप बैठो, बोलने ही नहीं देंगे। बोलेंगे जब मैं बोलूँगा चुप बैठो तो तुम्हें चुप बैठना चाहिए, बाद में बोलना। अरे मम्मी 1 मिनट सुन तो लो, सुन, चुप, अभी बोला ना चुप, बाद में बोलना, चुप। तो ये जो हम चुप कराते हैं, तो बच्चे के अंदर, वो बच्चा हम भी थे, हमारे साथ भी हुआ और हम किसी और के साथ भी कर रहे हैं, उस समय पे वो जो भावावेश में विचार आ रहे हैं, कई बार आपने देखा होगा जब विचार आते हैं उस समय पर हम व्यक्त नहीं करेंगे तो बाद में अरे क्या था करते रह जाते हैं। एक फ्लो होता है। तो अगर हम बच्चों में बोलते हैं कि नहीं, जब बात नहीं करने को बोला है बात नहीं करना, तो ऐसा करने से आप बच्चों में वो भावनाओं को व्यक्त करने का एक जो स्वभाव है, गुण है, उसको आप ख़त्म कर देते हैं। वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है, यहाँ तक कि वो जब अपने स्टडीज़ में भी टीचर समझा रही है, आंसर समझ में आ रहा है, लेकिन शब्दों का प्रयोग करके वो बता ही नहीं पाता है। जिसके बच्चे आंसर रॉन्ग लिखते हैं और उसको सब समझ में आ रहा है, आप देख लीजिए उसके पीछे आपने बचपन से ही उसको बोलने की आज़ादी नहीं दी होगी। उस ऐसे बच्चों में ये वाले क्वालिटीज़ आते चले जाते हैं। बड़े भी हो जाते हैं, ऑफिस में भी जाते हैं, आँखों के सामने अन्याय हो रहा होता है या आँखों के सामने एक अपॉर्चुनिटी होती है, उसको वो काम अगर वो करके दिखाएगा तो उसको प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन उसका एक स्वभाव बन गया है कि वो जल्दी से बोल नहीं सकता। वो जो बताना चाहता है झटपट से उसको शब्दों में कन्विंस नहीं कर पाता, क्योंकि उसको बचपन में जो जो चुप कराया ना, तो वो अगर बहुत स्ट्रांग था, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन अगर वो बात उस बच्चे को एकदम डांट के बच्चे को बोलते हैं ना, जब बात करने आते तो ऐसे हो जाता है बच्चा डर के, चुप बैठो, ऐसे जोर से चिल्ला के बोलोगे आप, तो वो अगर ऐसे डर कर जाता है तो वो उसके अंदर तक नहीं नहीं मुझे ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, ये गलत है, ऐसा एक विचार उसके मन में हमेशा के लिए रह जाएगा। तो अगर आपके अंदर ऐसा गुण है कि आप जल्दी से व्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो आप समझ जाइए कहाँ से आ रहा है ये आपकी गलती नहीं है, कहीं बचपन में आपको बोलने दिया नहीं गया था। स्कूल में भी हो सकता है, कभी कभी पेरेंट्स ने नहीं कहा हो, टीचर ने बहुत डांट दिया हो। पहले के टीचर्स ऐसे ही थे, बहुत खूंखार, डंडा लेके खड़े हो जाते थे और चुप रहो चुप रहो चुप रहो। या फिर बड़ा परिवार होता है, दादा दादी रहते हैं, इतने स्ट्रिक्ट रहते हैं, बोलने नहीं देते हैं, चुप रहो चुप रहो चुप रहो। और आज बोलो बोलो, पत्नी भी पीछे पड़ी रहती है, कुछ तो बोलो जी, आप कुछ बोलते ही नहीं हो, कैसे बोलेंगे जी, उनको तो पहले से मम्मी पापा ने मुंह बंद कर दिया था, बाद में समाज ने बंद कर दिया, लेकिन बीवी चाहती है कि बोले, वो भी चाहते हैं बोलना, लेकिन प्रोग्रामिंग ऐसा हो गया, उनका इनर चाइल्ड उन पे घात हुआ है, हर्ट हुआ है। तो उसका रिपेयर कैसे करेंगे? इन सब का एक ही तरह का होगा रेमेडी फ्रेंड्स, हमें बस वो अवेयरनेस में जाना है। जो भी हमारे साथ होता है इनर चाइल्ड के साथ,
उसको ध्यान में, अवेयरनेस में जाना है। मेरे अंदर जो भी है, जो आपको दिखता है, एक एक पॉइंट लेके उसका ट्रीटमेंट करते जाएंगे फ्रेंड्स हम अपना। तो हमारे अंदर वो क्वालिटी किसके अंदर क्या है। आप शर्माते ज़्यादा हो, कम बोलते हो, तो वो देख लो। कुछ बच्चे उल्टा रेबल ज़्यादा बोलेंगे। आपने मेरे को चुप रहने को बोला ना, मैं नहीं चुप रहूँगा, मैं क्यों चुप रहूँ। वो रेबल बन जाएगा। छोटी सी बात, एक बात के लिए 10 बात बोलेगा। वो उसके ऊपर विपरीत प्रभाव भी डाल सकता है। एक बात को बताने के लिए वो फाइट करेगा, ये उसका नेचर बन जाएगा। और कारण वो था कि वो बचपन में उसको बोलने नहीं दिया गया। अब बोलने को मिल रहा है या मौका मिलते ही वो चाहता है कि मैं बहुत बोलूं, बहुत बोलूं, बहुत सारी बातें, अंदर दबी हुई भावनाएं, विचार सब बताना चाहता है। तो ये है फर्स्ट रूल, नो टॉक रूल। इसको रूल्स के हिसाब से पढ़ते जाएंगे। पहला रूल है नो टॉक। तो पेरेंट्स बनाते हैं नो टॉक रूल, जो जिस वजह से इंसान ऐसा हो जाता है। तो दूसरा रूल देखते हैं। अपने आप को आपको बोलना होगा इट्स ओके। ओके है, क्या ओके है। कुछ भी चाहना, चाह रखना गलत नहीं है। अगेन हम बचपन में जाएंगे, तब पेरेंटिंग के नाम पे पेरेंट्स क्या करते हैं, नहीं जो मिल रहा है इसमें खुश रहो, ज़्यादा की इच्छा मत रखो। तुम्हारे पास ये वाली चॉकलेट है, बड़ी चॉकलेट की इच्छा क्यों कर रहे हो, जो हाथ में है वो खाओ। जो कपड़े मिल रहे हैं उसको पहनो, बड़े की इच्छा मत रखो। जैसा मिल रहा है उसमें खुश रहना सीखो, ये अच्छे बच्चों की निशानी है। ऐसे रॉन्ग थॉट्स बच्चों में डालने पर बड़ा होने के बाद भी आज भी हम सबको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। मैनिफेस्टेशन पहले थोड़ी ना था, अभी ज़रूरत हो गई है, क्योंकि हमने ये अच्छे संस्कार के नाम पर हम सीढ़ी चढ़ने के बजाय उतरते चले गए। जितना है उतने में खुश रहो। मैं बहुत रेबल थी इन विचारों में। जब भी वो बोलते थे कि इतना जितना चादर है उतना ही पैर फैलाओ, मैं बोलती थी नया चादर क्यों नहीं खरीद सकते बड़ा वाला हम लंबे हैं, हमको लंबा चादर चाहिए। तो वो आज मेरे को लग रहा है कि मैं तो पहले से सही सोच वाली थी। मेरे को तो मैं थैंक यू बोलती हूँ यूनिवर्स को कि क्यों नहीं हम बड़ा चादर खरीदे, क्यों उतने में ही एडजस्ट करें। जब हम इस भावना, मतलब यही है, देखिए अगेन इनर चाइल्ड में ये बीज अगर चले गए। हाँ, ये नहीं है कि मुझे इच्छा तो बड़ी बड़ी होती हैं, सारी इच्छाएं पूरी करनी है ये जरूरी नहीं है, लेकिन इच्छा रखना गलत नहीं है। इसी को मैनिफेस्टेशन में भी यूज करते हैं कि आप मैनिफेस्ट कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि सृष्टि में सब कुछ आपके लिए ही है। जब आप चाहोगे तो सृष्टि आपको देगा। तो इच्छा रखना गलत नहीं है, लेकिन वो नहीं रहेगा तो मैं मर जाऊंगा। मेरे को आज के आज, अभी के अभी सिल्क की साड़ी दिलाओ, नहीं तो मैं तो चली गई मायके। वो नहीं बोलना, मुझे सिल्क की साड़ी पहनने का बहुत मन कर रहा है, प्लीज़ मुझे सिल्क की साड़ी दिला दो। अगर आप मांगने वालों में हो हस्बैंड से, या पैसे हैं तो जाके ले आओ। लेकिन इससे नहीं कि आज नहीं खरीदा तो मेरी तो जान निकल जाएगी, वो गलत है। लेकिन इच्छा रखना गलत नहीं है। तो इट्स ओके टू हैव इच्छा, टू हैव वांट। ओनली उस वांट के लिए आप अतिशय नहीं करना है, अतिशय वांट नहीं होना चाहिए। इच्छा रखो, लेकिन फिर सोच के समझदारी से उस इच्छा की पूर्ति करो। मेरी इच्छा है कि मैं पूरा एक डब्बा भर के रसगुल्ला खाऊं। लेके आओ, ले आओ, जितना हो सके खाओ, औरों को भी बांटो। हेल्थ का ध्यान रखो। इच्छा को कभी दबाना नहीं है। हम इच्छा को दबाने के चक्कर में, देखिए बहुत सारी बातें, यहाँ तक कि पढ़ाई लिखाई में भी आप अगर देखेंगे, बच्चों की इच्छाओं पर हमेशा ही पेरेंट्स का ही जोर चला है। तो वो बच्चे का मन छोटी छोटी इच्छा भी पूरा ना होने पर वो उसका मन सोच सोच के ये हो जाता है कि नहीं यार, कुछ भी इच्छा रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, हमारी तो कोई बात होने वाली नहीं है, जो पेरेंट्स का मन करेगा वही होगा। तो मन मार के क्या हो जाता है, इंसान
इच्छा रखना छोड़ देता है। अब फिर हम चलते हैं परिवारों में जहाँ पे हस्बैंड बोलते हैं मेरी तो कोई इच्छा नहीं है, तुम्हें जो पसंद है वो कर लो, और वो बीवी चाहती है कि वो कुछ बोलें ताकि मैं उनकी इच्छा के अनुसार देखिए ये साड़ी पहनूं या ये वाली साड़ी पहनूं, तुम्हारी इच्छा, मेरी तो कोई इच्छा ही नहीं है। अजी मैं ये खाना बनाऊं कि वो खाना बनाऊं, तुम्हारी इच्छा, जो बनाओगी मैं तो खा लूँगा। उनको लगता है कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, क्योंकि मैं कोई इच्छा नहीं रख रहा हूँ। मेरे हस्बैंड में ये है, और मेरा पहले दिन से लेकर आज तक उनके साथ यही एक झगड़ा। मैं बोलती आपकी पसंद का मुझे खाना बनाना है, अपनी पसंद बताओ। शादी होके इतने साल हो गए, आज भी नहीं पता कि उनको क्या पसंद है, क्योंकि देखिए वो कितना बचपन में मन मार के रहे होंगे कि इच्छा रखना बंद कर दिया। ये आत्मा क्या अंदर से खुश होगी, तृप्त होगी अंदर से? इच्छा होगा तो एटलीस्ट देखिए हमें कपड़े खरीदने का शौक है, समझिए इच्छा होती है कि अरे वो वाला पहनूं, ये वाला पहनूं, ऐसे सूट बूट पहनूं, ऐसे कार में घूमूं, इच्छा होगी। वो देखोगे आप दूसरों को करते हुए, फोटोज में देखोगे, पिक्चरों में देखोगे, देख के तो एटलीस्ट खुश होगे। ताकत है तो खरीदोगे, ताकत नहीं है तो देख के खुश होगे। एटलीस्ट वो देखने वाला सुख मिलेगा। नहीं तो आप इच्छा मार कर जीने की आदत डालने पर आप मरे हुए मुर्दे की तरह रहोगे, आप में कोई इच्छा नहीं है। हमने सोचा है कि इच्छा ना रखना बहुत अच्छा क्वालिटी है, बहुत अच्छे गुण हैं। ये कहाँ से आया? बचपन से आया, क्योंकि मम्मी पापा लोग वेरी गुड बोलेंगे। मम्मी पूछेगी क्या बनाऊं बेटा, बोलेगा मम्मी आप जो बनाओगी ठीक है। वाह मेरा लाडला, मेरा प्यारा बेटा, कुछ भी बना के खिला दो खा लेता है। उसको लगता है अरे बाप रे, इतना बोलने से इतना मेरे को वाह वाह मिलता है, तब तो मैं ऐसे ही बोलूँगा, पूरी लाइफ में ऐसे ही करूँगा, मैं अपनी कोई इच्छा नहीं रखूँगा। वो इंसान लेकिन उसके अंदर जो इच्छा पूरी नहीं होती है ना, वो दूसरों की इच्छा पूरी करने चला जाता है। वो दूसरों की इच्छा पे बहुत ध्यान देता है। मैं फिर घुमा फिरा के अपने ही हस्बैंड पे आऊँगी। वो कभी कुछ नहीं लेते, उनकी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन हम उनके सामने बोलने में मैं तो बहुत डरती हूँ कि एक इच्छा बताओ, एक कुछ लेने के लिए सोचो तो 10 ला के देते हैं। इतना डेंजर है, क्योंकि वो इंसान ऐसे बन जाते हैं। मैं तो अपने आप देखिए, इसलिए मैं कह रही हूँ हम लोग अभी एक्सपेरिमेंट जोन में हैं। हर रोज हम साइंटिस्ट की तरह एवरीडे स्टडी हो रहा है। उनकी इच्छा नहीं है लेकिन औरों की इच्छा। बेटी कुछ बोलेगी, एक के बदले 100 मांगेगी, 1000 देंगे। हम एक साड़ी मांगेंगे, 4 साड़ी का ऑर्डर अभी आया था गणपति पे। मैंने बोला कौन पहनता है अभी साड़ी, एक दे दिया तो ठीक है, गिफ्ट समझ के रख लेंगे। 4 मेरे को फिर वापस करना पड़ा। कुरियर आता था, वापस कर रही थी, कुरियर आ रहा है वापस। वो हंस रहा था कुरियर वाला भी कि मैडम आपके सर तो कितने अच्छे हैं, आपको साड़ियाँ भेज रहे हैं। मैंने बोला अरे बाबा, जिसको नहीं चाहिए उसको मिल रहा है। तो ये है, इच्छा को रखो और दबाना नहीं है। इच्छा रखना गलत नहीं है, इट्स ओके टू हैव वांट्स। आगे चलते हैं। हाँ, ये 3 मंकी वाला, गांधी जी के 3 बंदर क्या बोलते हैं? ये बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो तो आप बहुत अच्छे। तो तीसरा रूल हम बोलेंगे, इट इज ओके, देखो सुनो, इट्स ओके। गलत या सही कौन बताएगा आपको जब तक आप देखोगे नहीं? कुछ गलत हो रहा है, नहीं बाबा मेरे को नहीं देखना है, हम वहां से निकल के चले जाते हैं। हम उसमें कुछ अपना क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो क्या हम सही कर रहे हैं? सिर्फ अच्छा अच्छा ही देखो तो बुरे की पहचान कैसे होगी? ऐसा करना गलत होगा, ऐसा करना हानिकारक होगा, ये कैसे पता चलेगा? कोई हमसे लड़ने आएगा, सपोजिंग लड़ना नहीं आता है, बुरा मत बोलो ठीक है, लेकिन सामने वाला आके आपको बुरा बोल रहा है, आप बोलोगे नहीं नहीं मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा, गलत नहीं बोलूँगा। इट्स ओके, बोलो, उस समय पे बोलना ज़रूरी है।
पत्री सर ने भी बोला है कि दुनियादारी में रहते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो आप सहो। ध्यानी बनने का मतलब ये नहीं है कि आप एक भगवा पहन के एकदम शांति मूर्ति बुद्धा बन के बैठ गए। गलत के विरुद्ध आपको आवाज़ उठानी है। अगर आपके साथ कोई गलत करता है तो फाइट करो। स्वयं कृष्ण भगवान ने भी यही कहा है भगवत गीता में। तभी तो अर्जुन को बोला ना, चल उठ लड़। उन्होंने थोड़ी ना बोला कि नहीं नहीं गलत है मत करो, हथियार चलाना गलत है, ऐसा तो नहीं बोला उन्होंने। तो जहाँ गलत हो रहा है वहाँ बोलना भी जरूरी है और उन बातों को सुनना भी जरूरी है। आगे चलते हैं। 4th रूल है जॉय रूल। जॉय यानी सबको पता है, जॉय यानी खुशी। खुश रहने का हक सबको है फ्रेंड्स। पहले क्या होता था ये पता नहीं, हम लोगों हमारी ही सनातन धर्म में ऐसा हुआ है, इंडिया में ही ऐसा होता है पता नहीं है, और कंट्रीज में भी होता है नहीं होता है, मैंने अभी वो चेक नहीं किया, वो भी करना पड़ेगा। खुश रहने के लिए मना कर देते थे घर वाले, अरे ज़्यादा खुश मत रहो, नज़र लग जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। ले जोर जोर से हंस रहे हैं, ज़्यादा मत हंसो, कुछ हो जाएगा, नज़र हो जाएगा। ऐसा करने से कैसे चलेगा? खुश नहीं रहेंगे तो कैसे